Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about Wildlife Protection Act 1972 and what is the major amendment which comes in 2022. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is the history of this particular act and what is the major amendment. तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले ये कब आया था तो 1972 में आया था बट इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो इंटरनेशनल जो लेवल पे कन्वेंशन हुई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन उसके बेस पे उस टाइम की जो हमारी करंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वो इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके आई थी। और उसके बाद हमने देखा कि देखेंगे कि ये किस तरह से जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है किसको लेके बेसिकली वर्क किया था या किसकी शुरुआत हुई थी। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर वाइल्ड लाइफ या इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके सबसे पहले डिस्कशन स्टॉकहोम कन्वेंशन में ही हुआ था। और उसको लेकर अगर हम प्रेजेंट में अगर हम एसटीजी जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनकी शुरुआत भी स्टॉकहोम कन्वेंशन से ही हुई थी। तो इसके बाद हम इसको पूरा जो टॉपिक है होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिकली स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या। तो ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था? फिफ्थ 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 जून 1972। और ये किसके लिए थी? ह्यूमन इन्वायरमेंट। बेसिकली इस कन्वेंशन का क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? स्टॉकहोम। और ये अगर इसकी ज्योग्राफिकली इसको देखें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्वीडन में। तो इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद इंडिया ने क्या पास किया था? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड उसके बाद साइमल्टेनियसली उसके मतलब कुछ ईयर बाद उसके बाद हमने कौन सा एक्ट पास किया था इंडियन गवर्नमेंट ने? वाटर एक्ट। देन फॉरेस्ट एक्ट इन 1980 एंड दिस वन इज एयर एक्ट विच कम्स इन 1981। तो अगर बात करें कि बेसिकली स्टॉकहोम कहाँ पे लोकेटेड है तो स्टॉकहोम कहाँ पे? स्वीडन में। और इसकी लोकेशन देखें अगर हम तो अराउंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो क्या एडवाइस करता है सेंटर को कि किस स्टेट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वाइल्ड लाइफ को लेके। उसके बाद देखते हैं कि ये डिफाइन करता है किसको? जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं लाइक हैबिटाट हो गया। हैबिटाट हुआ, हंटिंग हुआ या जूस हुए, जू, सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कोई सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन करता है? इनकी डेफिनेशंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद ये किसको रेगुलेट करता है? जो भी हंटिंग होती है किसकी? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की और बर्ड्स की। इसके बाद बहुत सारे जैसे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं नेशनल पार्क जो पहले नहीं होते, बिकॉज इन अभी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं इंडिया में, अराउंड 106 बस। बट इनिशियली इतने नहीं थे, तो उनको एस्टेब्लिश करने की पावर किसके पास होती है? स्टेट और सेंटर दोनों के पास होती है। इसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या करता है ये ट्रेड किसके रेगुलेशन करता है? ट्रेड को, हंटिंग को भी रेगुलेट करता है और ट्रेड को भी रेगुलेट करता है। किनके? जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या एनिमल प्रोडक्ट हैं या ट्रॉफीज़ हैं। ट्रॉफीज़ मीन्स जो उनके डेड रिमेन्स होते हैं, लाइक हेड हो गया किसी भी डेड एनिमल का। बहुत सारे लोग आपने पहले देखा होगा उनको डेकोरेटिव आइटम्स की तरह यूज़ करते थे। उन सबको कौन रेगुलेट करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या रेगुलेट करता है। जो भी मैनेजमेंट, इंडिया में बहुत सारे जूज हैं, उन जूज में बेसिकली बहुत सारे एनिमल को हमने देखा होगा, सभी लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा कि जूज में क्या रखते हैं? एनिमल्स को रखते हैं। बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए भी रखते हैं बट कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए भी उनको वहाँ पे रखा जाता है। और इसके बाद जो इस एक्ट का वर्क है कि ये क्या इम्पोज करता है? पेनल्टीज। मीन्स जो भी वायलेट करेगा इस पर्टिकुलर एक्ट का उन पे पनिशमेंट और पेनल्टी इम्पोज कौन से एक्ट के थ्रू करेंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। इसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा जो मेन ऑफिसर क्या होता है वाइल्ड लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिनके लिए होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और इसको कौन अपॉइंट करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को? स्टेट गवर्नमेंट।
और अगर हम सेंटर की बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्क करते हैं, वो होते हैं डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंटर। बट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैसे आते हैं। मीन्स अगर हम देखें कि ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज काउंट होती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आईएफएस मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अगर हम बात करें जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के थ्रू ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट किए जाते हैं, उसी के अंडर जो जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद करते हैं कि ये किसके अगेंस्ट भी वर्क करता है ये पर्टिकुलर एक्ट? टैक्सीडर्मी। बेसिकली जो टैक्सीडर्मी अभी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड वाइल्ड एनिमल्स एज ट्रॉफी और इन द फॉर्म ऑफ स्किन, या एंटलर्स हुए, हॉर्न्स हुए, या उनके नेल्स वगैरह। बहुत सारे, जैसे अभी भी नॉर्थ ईस्ट में हमको बहुत बहुत सारा अगर हम देखें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे उनके वहाँ पे प्राइड फील किया जाता है बहुत सारे एनिमल्स को मार के। तो उनके फिर जो सक्सेस को वो किस तरह से दिखाते हैं, जिसको वो हंट करते हैं उसके हेड या उसके, अगर वो किसी बर्ड को उसका उसको मारते हैं तो उसके पंख वगैरह जो उसके फेदर होते हैं उनको प्रिजर्व कर देते हैं और उनका हेड गियर बनाते हैं। मीन्स आपने बहुत सारे ट्राइब्स में देखा होगा कि उनका ये एक तरह से एक, मीन्स एक तरह से सिंबल होता है कि उन्होंने इतने सारे जो बर्ड्स हैं उनको हंट किया है, इस तरह से वो दिखाते हैं। बट ये आर्टिकल इस जो ये एक्ट है ये इसके अगेंस्ट वर्क करता है, मीन्स इनको प्रोहिबिटेड करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ को। इसके बाद देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस एक्ट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज आए थे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी? बिकॉज ये क्या था, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें थी, बट उसको इम्प्लीमेंट अगर किसी कंट्री को करना है तो अपने लॉज वगैरह में उसको उनको प्लेस देना होगा, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक वो फुल फॉलो नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42 अमेंडमेंट। तो उसमें 3 मेजर चीज़ें हुई थी, वो हम तीनों हमको याद रखनी है, बिकॉज दे बोथ मीन्स दे थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्ट। अगर सबसे पहली बात करें तो एक डीपीएसपी में आर्टिकल 48A को इन्होंने इंक्रीज किया था। और 48A क्या बात करता है कि यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेफ गार्ड करना है किसको? फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। अगर यहाँ बात करें कि यहाँ पे स्टेट की तरफ से, तो स्टेट के लिए ये आर्टिकल डीपीएसपीज में 48 हो गया। बट सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें बहुत, अगर हम कहीं भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर वहाँ के सिटीजन वहाँ पे रोल नहीं प्ले करेंगे तो तब तक वो इतना फुलफिल और फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो उसके लिए कहाँ पे आर्टिकल, कहाँ पे जो ऐड किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और ये कहाँ कौन सी क्लॉज में है पर्टिकुलर? वहाँ पे आर्टिकल 51A का क्लॉज जी। तो ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एवरी सिटीजन की ड्यूटी है कि वो बहुत जो भी हमारे कंजर्वेशन करना है, किसका प्रोटेक्शन करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, लाइक फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए। और कंपेशन रखना है जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं या लिविंग बीइंग हैं उनके लिए। तो इस तरह आर्टिकल 51A का जो क्लॉज जी है वो इस तरह की बातें करता है। इसके बाद देखेंगे, अब ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करी, और तीसरी चीज़ क्या हुई थी जब आर्टिकल 72 में लेके आए थे 1972 में। तब क्या था, वाइल्ड लाइफ जो था वो कहाँ पे था? शेड्यूल सेकंड मीन्स लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट में था। बट 42 अमेंडमेंट के बाद उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें, जब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया तो उसके बाद एक मेजर जो चेंज हुआ आर्टिकल 52 में हुआ था। अगर आर्टिकल 52 की हम बात करें, उसमें क्या प्रोविज़न है? अगर दो स्टेट अगर चाहें कि सेंटर हमारे लिए कोई लॉ बनाए, तो उस कंडीशन में सेंटर स्टेट की लिस्ट में भी जाके लॉ बना सकता है। बट इसके बाद क्या हुआ, अब ये इस तरह आर्टिकल 252 का यहाँ पे क्यों एक्चुअली मीन्स बात हो रही है? क्योंकि इनिशियली इंडिया के सारे स्टेट नहीं चाहते थे कि ये लॉ हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। वो नहीं
रेडी नहीं थे, बस ओनली कितने थे, 11 स्टेट थे। बट जब से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र हुआ वाइल्ड लाइफ, तो उसके बाद आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग सेंटर को ये पावर मिल गई कि वो स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए कोई भी कंपलसरी जो भी लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर सकता है। तो होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इस एक्ट के अंडर कौन कौन सी अथॉरिटी वर्क करती हैं। तो जो मेजर और मीन्स यही मेन अथॉरिटी हैं जो पर्टिकुलर इस एक्ट के अंडर वर्क करती हैं। तो सबसे पहले कौन सी अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और ये बेसिकली स्टैचुटरी स्टेटस मिला हुआ है, और इसको कौन हेड करता है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके बाद देखेंगे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अभी हमने डिस्कस किया था, कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, देन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको कौन हेड करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कौन हेड करेगा, पर्टिकुलर स्टेट के सीएम हेड करेंगे। देन एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बिकॉज हमको पता है कि टाइगर्स की जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो उनको उनकी जो इम्प्रूव करने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए पर्टिकुलर अथॉरिटी हम लेके आए थे। इसके बाद टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। होप ये आपको अच्छे से याद हुआ होगा, और इसको आप नोट करके रख सकते हैं, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये एक्ट सेंटर और स्टेट को किस कौन कौन सी पावर देता है, मीन्स कि स्टेट को क्या पावर्स हैं और सेंटर को क्या पावर है इस एक्ट के अंडर। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पहले दो पावर देखेंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो उसके लिए कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। अब ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी रिसर्च रिलेटेड हो सकती है, स्टडी से रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज और अदर एक्टिविटी हमें पता है कि जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं उसमें प्रोहिबिटेड होती हैं। देन सेकंड, अगर कोई भी अगर हमें लग रहा है कि कोई भी एनिमल बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है ह्यूमन लाइफ के लिए, डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, तो उसको उसको एंड करने के लिए तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास दो मेजर पावर्स हैं कि कोई भी अगर ह्यूमन एक्टिविटी है उसको परमिट करना किसी भी पर्टिकुलर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एंड सेकंड वन इज ये जो भी हॉन्ट करना है अगर किसी भी वाइल्ड एनिमल को, अगर वो डेंजरस हो रहा है किसी वजह से। एंड अगर अब इसके बाद सेंटर और स्टेट दोनों को कौन सी पावर है, किसी भी प्लेस को या कोई भी जो भी एरिया है उसको क्या किस में कन्वर्ट करना हो, अगर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना हो, तो दोनों स्टेट और सेंटर दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। और अब लास्ट वन इज नॉट लास्ट वन, ये अगर किसी भी बाउंड्री को अल्टर करना हो, जैसे कोई भी स्टेट है, सपोज करिए जो साउथ में जो नीलगिरी है जैसे, तो वो तीन तीन स्टेट में आती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो उस टाइम पे अगर बाउंड्री को अल्टर करना हो तो उसमें किसका अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब इसको हेड कौन करते हैं, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो अगर अब होप ये आपको क्लियर हुए होंगे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की पावर क्या क्या है, अगर स्टेट जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ किसकी परमिशन से एस्टेब्लिश होते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों की से। अगर किसी को बाउंड्री अगर अपनी चेंज करनी है तो उसके लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोविज़न देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर है किसी भी एनिमल को वर्मिन, अगर वर्मिन डिक्लेयर करने की है। वर्मिन क्या होते हैं बेसिकली, वर्मिन आर दोज एनिमल विच यू कैन हॉन्ट, मीन्स जिन्हें आप हंट कर सकते हैं। अब ये है कि हम सभी को हंट नहीं कर सकते, बस जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो किसी भी स्टेट में, तो उस टाइम पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकती है वर्मिन एनिमल। तो अगर रिसेंटली देखें तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नीलगाय को वर्मिन डिक्लेयर किया था, कहाँ पर, बिहार में। और मंकी को कहाँ पे वर्मिन डिक्लेयर किया था, शिमला में।
एंड देन अब इसकी एक लास्ट और प्रोविज़न हम देखेंगे कि इस एक्ट में क्या है कि 6 शेड्यूल थे इनिशियली, बट अभी क्या है इस अमेंडमेंट के बाद 4 हो चुके हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी एनिमल है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उसको शिफ्ट कर सके किसी एक शेड्यूल से सेकंड अदर शेड्यूल में, वो स्टेट के पास पावर नहीं है। तो ये हम देखेंगे आगे क्या क्या अमेंडमेंट के बाद। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी बेसिकली। तो यहाँ पे अभी हम किसके सिग्नेटरी मेंबर हैं, साइट्स के। तो हम यहाँ पे अगर साइट्स के जो रूल्स हैं उनको अगर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके साथ हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने जो एक्ट हैं जो हमारे अपने लेवल के हैं, मींस नेशनल लेवल के एक्ट हैं, उनमें बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, एलिनेशन करना चाह रहे हैं साइट्स के साथ। बेसिकली साइट्स है क्या कि साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। मीन्स जो भी प्लांट और एनिमल एंडेंजर्ड हैं उनके इलीगल ट्रेड को ये कंट्रोल करता है साइट्स इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें क्या है कि 3 अपेंडिक्स होती हैं, 3 कैटेगरी में इनको ये डिफाइन मीन्स कैटेगराइज करता है। जो ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो कैटेगरी फर्स्ट में है, उससे लीस्ट की जिसकी ज़रूरत है वो सेकंड में, और जो इसको सबसे कम की ज़रूरत है उसको इसने थर्ड में प्लेस किया है। अब इसके बाद अब पहला रीज़न क्या है कि हमें साइट्स के साथ वर्क करना है, मीन्स उसके साथ अलाइन करना है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी इसकी। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेजिग्नेट किया है 2 अथॉरिटीज़ को इस पर्टिकुलर एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक तो जो फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सेकंड वन इज़ साइंटिफिक अथॉरिटी। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी का वर्क क्या है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनका परमिट देना किसी भी, बिकॉज बहुत सारे एनिमल हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने होते हैं कि ताकि उनके कंजर्वेशन, या जैसे अभी हमने अभी रिसेंटली अपने यहाँ पे जो ट्रांसफ़र किए थे चीता अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, उसको लेके अब बहुत सारी जैसे प्लांट स्पीशीज़ हो गई। तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट कौन देता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी। देन साइंटिफिक अथॉरिटी का क्या क्या वर्क होता है, ये एडवाइस करती है, मीन्स कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके बाद परमिट कौन उसको देता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद देखते हैं कि अब एनिमल्स में क्या है कि हम लोगों की तरह नाम नहीं होते, उसमें बहुत सारे बस आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स किस किस मीन्स कौन से कन्वेंशन से आए थे, साइट से। अब ये वर्क अपने यहाँ कौन करता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको आइडेंटिफ जो भी इनके आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी। जितने भी स्पेसीमैन होते हैं उन सबको कौन देखता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये प्रोहिबिटेड मीन्स फॉरबिडन करती है कि उसको कोई चेंज ना करे, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं इलीगल ट्रेड करने के लिए जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे वेज के थ्रू। इसके बाद आगे देखते हैं। हमने भी बात की थी कि शेड्यूल्स जिसमें सेंटर को पावर है एक एंट्री को दूसरे में शिफ्ट करने की। तो बेसिकली ये शेड्यूल्स किसकी बात करते हैं, तो ये क्या है कि ये पहले थे, अब ये क्या है कि सिर्फ 4 हैं। तो अगर पहले की बात करें तो 4 किसको डेडिकेटेड थे, सिर्फ एनिमल को। शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड फिफ्थ वन इज़ फॉर वर्मिन एंड सिक्स वन इज़ फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज। तो अगर हम देखें तो 4 किसके लिए था, एनिमल के लिए, एक वर्मिन के लिए था, एंड लास्ट वन इज़ प्लांट्स के लिए थे मीन था एक। इसके बाद देखेंगे कि शेड्यूल जो फर्स्ट में किनको रखा था, जिनको द एनिमल स्पीसीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, मीन्स जिसको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको कहाँ पे रखा गया है, शेड्यूल 1 में। और सेकंड में क्या है कि जिनको थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बट फर्स्ट से कम की ज़रूरत है, तो उनको कहाँ पे प्लेस किया गया है, शेड्यूल सेकंड में। एंड थर्ड वन इज़ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ विद हंटिंग, मीन्स जिनके हंटिंग से प्रोटेक्ट करना था जिन एनिमल्स को। एंड फोर्थ वन इज़ कि बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड किया गया था और पेनल्टी भी थी, बट बहुत ज़्यादा लीस्ट एक तरह से जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है वो यहाँ पे प्लेस किए गए थे, फोर्थ। एंड वर्मिन स्पीशीज़ ऑलरेडी मैं बता चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हों अगर ह्यूमन लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा डिजीज़ वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो सब की कंडीशन में वर्मिन होते हैं। और इसको कौन डिक्लेयर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन इज़ प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़।
अब इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे इन जो पहले चार में, तो प्रोटेक्शन का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इन इन चार को अब क्या है कि रिसेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं, चार को दो में कन्वर्ट कर दिया है, मीन्स कंप्रेस कर दिया है। जो ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उनको शेड्यूल फर्स्ट में, और जिनको लीस्ट कंजर्वेशन की ज़रूरत है उनको शेड्यूल सेकंड में रखा गया है। और थर्ड में क्या है कि प्रोटेक्टेड जो प्लांट स्पीशीज़ जो पहले शेड्यूल सिक्स में थे, अब उनको थर्ड में रखा गया है। और लास्ट वन इज़ जो फोर्थ वन है अभी का, जो भी स्पीशीज लिस्टेड है अंडर साइट्स साइट्स अपेंडिसेस, उनको किस में प्लेस किया गया है, शेड्यूल फोर्थ में। बिकॉज हमने किसके लिए एलिनेशन के लिए एक रीज़न क्या है कि जो हमको साइट्स के साथ एलिनेशन करना है अपने एक्ट का, तो उसके लिए उसको हमें कहीं ना कहीं उसको मीन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको प्लेस देना हुआ। तो वो हमने कहाँ दिया है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। होप ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हमने देखेंगे कि और क्या क्या चेंज किए गए थे। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस अभी बताया था कि दो अथॉरिटी बनाई थी। एक तो सबसे पहले शेड्यूल में चेंज हुआ है, देन सेकंड वन इज जो दो अथॉरिटी बनी है, मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। और एक इसका जो एक तरह से बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव पॉइंट रहा कि जो अभी अमेंड किया है, इसमें एग्जाम्पशन दिया है एलिफेंट्स को, मींस जो उनके पास ऑनरशिप राइट है एनिमल्स के लिए, मींस जो उनको जिनका जो ऑनर है उनके, तो उनको क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना। इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो पॉलिटिकल रीज़न है, बट इसको इस तरह से यहाँ पे प्लेस करना एक कंसर्न है इस जो भी अमेंडमेंट हुआ है, कि उसमें इनको कोई जगह नहीं दी गई है। किसको, एलिफेंट्स को। इनको हम कहीं भी लेके आ जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, मैनेजमेंट अथॉरिटी इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड अब इसके बाद दो अमेंडमेंट देखे। अब तीसरा क्या है कि इसमें क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, किसके लिए, जो भी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मींस जो उनका ट्रेड होता है, प्रोसेसन होता है, उस पे किसका कंट्रोल हो गया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड इट और क्या क्या करता है, इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एडजेसेंट टू, मीन जो भी एरिया है किसके एडजेसेंट, जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ पे वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, कंजर्वेशन रिजर्व, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले ये राइट किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का, बट अभी क्या है कि दोनों का हो गया है। तो ये अगर हम अब इसके बाद देखेंगे कि कम्युनिटी रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ऑलरेडी स्टेट के पास राइट था और अभी भी स्टेट के पास ही राइट है। अगर हम यहाँ बात करें कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, तो कंजर्वेशन रिजर्व में जो प्लेस होती है, मींस जो भी लैंड एरिया होता है, उसमें गवर्नमेंट का राइट होता है। और जो कम्युनिटी रिजर्व होता है उसमें क्या है कि पब्लिक, एक तरह से जो कम्युनिटी है उसका राइट होता है। तो यहाँ पे अगर इसको समराइज करें, मींस जो भी अमेंडमेंट हुए उनको उनके मतलब पॉजिटिव भी रहे, बट इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिला है लेजिस्लेशन का। जो बहुत सारी पावर हैं वो किसके पास चली गई हैं, सेंटर के पास। एंड जो एक दूसरा जो मेन जो एक इशू रहा है वो एलिफेंट के जो भी इसको एग्जेम्प्ट किया है, मीन्स इसको अलग रखा है इस एक्ट के उससे, तो वो भी दूसरा बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट रहा है। होप ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। और ये इस एक्ट के बारे में मीन्स जो भी मेजर जो भी चेंज हुए हैं और जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। आने वाली सीरीज़ में मैं और सारे एक्ट एक्सप्लेन करूँगी। होप यू विल लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।